औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज हिस्ट्री। ठीक है, स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको हम देखते हैं, स्लेवरी जो है ये इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। जहाँ से हमारी जो इंसानों की एक तहजीब है वो स्टार्ट हुई है, तब से ही ये जो स्लेवरी है, ये जो गुलामी है वो चली आ रही है। इवन यू नो के इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी जो गुलाम हैं वो उनको देखा जा सकता है, और वो उसके ऊपर काफ़ी जो एग्जांपल्स हैं वो मिलती हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड after the establishment of the United Nations organization, it has been abundant। ठीक है, इस अब के दौर में, मीन के जो अब हम इन द 21st सेंचुरी, अब जो करंट इरा चल रहा है, इसके अंदर आपको कहीं पर गुलामी जो है वो उस तरीके से जिस तरह पहले होती थी वो नहीं मिलेगी। अगर हम अब हिस्ट्री देखें, इस पूरे लेक्चर के अंदर हम ट्राई करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो हिस्ट्री है ऑफ स्लेवरी, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले जी, आपको पता है जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूरोपियन से अपनी जो जगह ली जहां पर वो इस टाइम हैं, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर यूरोपियन जो सेटलर्स थे वो आके वहां पर रहे। अब उनके पास ज्यादा लैंड थी, उनके पास बहुत ज्यादा मीन के जो जगह थी, लेकिन उनके पास चीप लेबर नहीं थी। ठीक है, तो उनको वो चाहिए थी। वो क्या करते थे, वो उन्होंने उनकी कोशिश थी कि यहाँ पर अब हमारे लिए कोई आगे काम करे। जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज़्यादा अचानक आपको कोई ख़जाना मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। जब आप वहाँ पर उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़ाहिर बात है लेबर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो आपका काम कर सके। तो यही सिचुएशन थी उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। वहाँ पर जो लोग थे, वो जो यूरोपियंस थे, वो यहाँ पर आके सेटल हुए। अब वो सेटल तो हो गए, लेकिन अब जो उनका बिजनेस था उसको किसने रन करना था, उसके लिए उन्हें लेबर की ज़रूरत थी। उन्होंने कोशिश क्या किया कि अ फॉर्म ऑफ लेबर, उन्होंने ना इन इंडेंचर सर्विट्यूड, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर कुछ जो गरीब लोग होते थे उनको, उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि आप हमारे पास आके काम करें, और आपने इतनी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, इतने अमाउंट ऑफ साल के लिए, मीन के 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आपने काम करना है। हम आपको उसके बदले में खाना देंगे और रिहाइश देंगे, या इस तरह की जो चीज़ें होती थी वो प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो अर्ली अटेम्प्ट्स थी, ये एक एक किस्म का, ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, ये एक किस्म की एक स्लेवरी ही होती थी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ट्राइयां करनियां स्टार्ट की। सबसे पहले जो गरीब यूरोपियंस थे उनको उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो भाग जाते थे। वो उस तरह की जो हार्श कंडीशंस थी उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी निस्बत, जो हमारी जो साउथ के अंदर, या ये जो हमारा एशियन वर्ल्ड है या अफ्रीकन वर्ल्ड है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, लैटिन अमेरिका ट्राई टू इंस्लेव रेड इंडियंस। ठीक है, अब रेड इंडियंस हमने पहले इसी के अंदर पढ़ा था, वो काफ़ी लड़ाका होते थे। तो वो क्या करते थे, वो जो अपने ओनर था उसको मार दिया करते थे, उसको कत्ल कर देते थे। तो ये जो काम था ये भी सही ना हुआ। फिर उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया कि हम क्या करें, हमें अब ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तो चाहिए जो हमारा काम करे। फिर उन्हें परफेक्ट कैंडिडेट्स मिले फॉर स्लेवरी। वो कौन थे, वो अफ्रीकन थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलर पीपल्स जो थे ना उनको सिलेक्ट किया। अब उसकी 3 से 4 रीजन थी। कैसे, पहली, वो कलर पीपल थे, ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल थे, स्ट्रांग थे, सरवाइव कर सकते थे हार्श क्वार्टर्स में, हार्श कंडीशंस में। ठीक है, उनको वापस जाने की भी वो नहीं होती थी कि हम वापस जाएं, क्योंकि उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, उनको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलती थी। उसके बाद अलावा उनको उनके अंदर कोई यूनिटी भी नहीं थी। वो अपने ओनर के खिलाफ या मालिक के खिलाफ खड़े भी नहीं हो सकते थे, और वो लोकल लैंग्वेज भी नहीं जानते थे। तो ये 4 से 5 इस तरह के पॉइंट्स थे जिनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इन अफ्रीकन्स को जो है स्लेवरी के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि अफ्रीका से जहाज भर भर के जाते थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जाके लैंड करते थे। ठीक है, और उनको वो फिर अपनी यूज करते थे फॉर लेबर। ठीक है, अब जो स्लेव थे उनकी जो कंडीशंस थी वो बहुत बुरी रहती थी ओवरऑल।
उनको सिर्फ सर्दियों के अंदर जूते मिलते थे, उनको फर्नीचर नहीं दिया जाता था, उनको सिर्फ 2 टाइम का खाना मिला करता था, उनको $900 के अंदर आपको पूरी जिंदगी के लिए वो गुलाम बना दिए जाते थे। 4 आउट ऑफ 100 ओनली सर्वाइव टिल 60 ईयर्स। ठीक है, 100 में से सिर्फ 4 ऐसे होते थे जो सिर्फ 60 साल की उम्र तक जाते थे। मर्डर और माइनर इश्यूज, मतलब कि कोई छोटा छोटा भी कोई इशू होता था ना, तो उसके ऊपर उनका मर्डर कर दिया जाता था। तो ये इस तरह की कंडीशन के अंदर वहां पर जो अफ्रीकन थे, जो कि अफ्रीका से जाते थे, उनको वहां पर रखा जाता था, और जो ब्लैक वुमेन होती थी उनको ज्यादातर उनका रेप किया करते थे। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये जो स्लेव कल्चर था, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसी तरीके से बढ़ता गया। ठीक है, स्लेव जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई, जिस तरह मैंने आपको बताया, इधर से जहाज भर भर के जाते थे, ऑब्वियसली उन जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होनी थी। अडॉप्टेड लोकल रिलीजन, बहुत से ऐसे लोग थे जिनका कोई रिलीजन नहीं होता था, तो वो लोकल रिलीजन को उन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। वहाँ पर जो क्रिस्ट थे, जो ईसाई थे, उन्होंने उनको रिलीजन के बारे में बताना स्टार्ट किया, उनको बताया कि किस तरीके से स्लेवरी जो है वो इलीगल है। ठीक है, उनके वो जो अफ्रीकन थे, वो जो सारे काले गए, उनके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी जो थी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, प्राइम फील्ड हैंड, इस पे क्या हुआ कि 1807 के अंदर जो थॉमस जेफरसन थे, वो स्लेवरी के खिलाफ था। हालांकि उसके अपने 127 गुलाम थे, लेकिन स्टिल वो स्लेवरी के खिलाफ था, उसने इंपोर्ट करना बंद किया। अब ये जो स्लेव होते थे, गुलाम होते थे, ये इस तरह बिका करते थे जिस तरह हमारे मोबाइल बिकते हैं। ठीक है, तो जब एक चीज की बंदिश हो जाए, आपको भी पता है, अब हमारे मुल्क के अंदर अगर ये 3 से 4 दिन हमारा ईरान के साथ जो बॉर्डर बंद हुआ है, तो हमारी सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा हो गए थे। रीजन क्या थी? क्योंकि हमारा ज्यादातर जो सब्जियां आती थी वो ईरान से भी आती थी। ठीक है, या हमारे इंडिया के साथ जब ट्रेड बंद होती है तो क्या होता है कि हमारी जो चीजें होती हैं यहाँ पर वो महंगी हो जाती हैं। इसी तरह की सिचुएशन थी, जब वहां पर गुलाम आना बंद हो गए तो क्या हुआ, वो जो ऑलरेडी थे उनका रेट जो था वो डबल हो गया, 900 से वो कहाँ पर पहुंच गया, 1800। और इसको कहते हैं प्राइम फील्ड हैंड। ये जो फिनोमिना हुआ था, इसको कहते हैं प्राइम फील्ड हैंड। ठीक है, इसके बाद जी 1679 के अंदर पहली बार किसी ने स्लेवरी के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया, और वो कौन थी? हैरियट बीचर स्ट्रोप। ठीक है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, ऐसे समझ लें एक जिस तरह एक छोटा सा रिसाला होता है, जर्नल होता है, उसका नाम था अंकल स्टॉर्म कैबन। इसके अंदर उन्होंने वो सारी सिचुएशंस लिखी जिस तरीके से गुलामों के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा था। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद फिर फर्दर आहिस्ता आहिस्ता जो अफ्रीकन्स थे या जो स्लेव्स थे, उनके अंदर जो अवेयरनेस थी वो आना स्टार्ट हुई। फर्दर मोर ये जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, और उसके बाद फिर जो इनकी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रही थी, तो उस टाइम ये भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी, मिजोरी कंप्रोमाइज जब जो कि पांचवें इनके प्रेसिडेंट के दौर के अंदर हुआ था, तो वहां पर ये भी एक इशू हुआ था मेन स्टेट और मिजोरी स्टेट का। वहां पर भी अगेन जो साउथ और नॉर्थ, और ये भी आपको याद रहे कि नॉर्थ जो था वो स्लेवरी के हक में नहीं था, क्योंकि वो ज्यादातर थे इंडस्ट्रियलिस्ट, जबकि जो साउथ था वो स्लेवरी के हक में था। और उसकी रीजन ये थी कि वहां पर वो ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड्स होती थी, और एग्रीकल्चर के अंदर वहां पर ज्यादातर लोगों को काम करने की जरूरत होती है, उनको लेबर चाहिए होती थी। इंडस्ट्रियलिस्ट को कम लेबर चाहिए होती है एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चर लैंड्स। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो स्लेव पेट्रोल्स, अब जब जो गोरे थे वहां पर, जब उनको पता चला कि अब स्लेवरी के खिलाफ आवाजें उठना स्टार्ट हो गई हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्लेव पेट्रोल्स बनाए, सन अप टू सन डाउन ब्लैक्स स्लेव्स कांट वेंडर आउटसाइड। इन्होंने कहा कि जो ब्लैक स्लेव्स होंगे वो बाहर घूम फिर नहीं सकेंगे। ठीक है, वाइट मैन विल पेट्रोल एंड द पनिश द दे पनिश द ब्लैक्स इफ दे फाउंड। सिमिलरली स्लेव पेट्रोल्स के साथ स्लेव कोड्स स्टार्ट हुए। ये क्या थे जी? के ब्लैक्स कुड नॉट रीड एंड राइट। ठीक है, ये किसी के खिलाफ विटनेस नहीं हो सकते, ये प्रे नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल वहां पर कोई गोरा प्राइस नहीं है तो ये वहां पर दुआ नहीं कर सकते, मीन के जो इनकी इबादत थी वो नहीं कर सकते थे। लीव द प्लांटेशन, ये कैन नॉट लीव द प्लांटेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। मतलब कि पहले जो उनके ऊपर सख्तियां थी उनसे ज्यादा अगेन इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो लगाना स्टार्ट की गई।
फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता रूल्स बनना स्टार्ट हो गया, फ्यूजिटिव स्लेव्स लॉज बने। ये क्या था कि इफ स्लेव्स कम्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द वर्किंग दे वुड बी रिटर्न्ड। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल साउथ से नॉर्थ में अगर कोई स्लेव आता है तो उसको वापस दोबारा रिटर्न कर दिया जाएगा। सिमिलरली गैग रूल्स 1836 से 1844 ये यहाँ पर वो हुए। इसमें क्या था कि कांग्रेस के अंदर स्लेवरी के ऊपर कोई बातचीत होगी ही नहीं। ठीक है, सिरे से ही उन्होंने काम ही खत्म कर दिया कि आपने स्लेवरी के ऊपर बात ही नहीं करनी। फिर उसके बाद कैंसस नेब्रास्का एक्ट और ब्लीडिंग कैंसस, इसमें क्या हुआ, टू स्टेट्स रिक्वेस्टेड टू ऐड इनटू द यूनियन क्वेश्चन ऑफ द स्लेवरी बाय रेफरेंडम। अब क्या हुआ कि कैंसस एंड नेब्रास्का ये भी दो स्टेट्स थी, और ये जिस तरह ऑलरेडी चल रहा था कि कुछ स्टेट्स जो होती थी वो स्लेव स्टेट्स, और जब भी कोई नई स्टेट जो थी वो एंटर होती थी यूनियन के अंदर, तो एक स्लेव स्टेट और एक फ्री स्टेट जो थी वो ऐड की जाती थी। तो जब ये दोनों स्टेट्स हुई तो इस टाइम भी इशू क्रिएट हुआ कि आया कि इनको उसमें स्लेव स्टेट में डाला जाए या फ्री स्टेट्स में। तो यहाँ पर फिर जो साउथ और नॉर्थ के जो लोग थे उन्होंने अपनी उस स्टेट को अपना बनाने के लिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया। रेफरेंडम करवाया गया वहाँ पर। उस रेफरेंडम के नतीजे के बाद भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिस तरीके से एक ना ब्लडी किस्म की सिविल वार टाइप ही चीज़ें वहां पर इमर्ज हुई, जिसको कहते हैं कि ब्लीडिंग कैंसास। उसके बाद ड्रेड स्कॉट केस, ये फर्दर अगर हम देखें तो ड्रेड स्कॉट केस था। इस केस को तो प्रॉपर इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसका सिर्फ जस्ट आप एनालिसिस देख लें कि इस केस की वजह से तीन चीज़ें हुई। इसमें क्या हुआ था कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि स्लेव्स आर इनह्यूमन, वो इंसान नहीं है। ठीक है, वो इनह्यूमन है, दे डू नॉट हैव ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एज दे सोल्ड एज कमोडिटीज। मतलब कि क्योंकि वो इंसान वो आम कमोडिटीज की तरह बेचे जा सकती हैं तो वो इंसान कंसीडर नहीं किए जा सकते। सिमिलरली उन्होंने कहा कि स्लेव्स आर नॉट द सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। सिमिलरली मिजोरी कंप्रोमाइज वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। आउटरीच इमर्ज इन द नॉर्दर्न स्टेट्स and otherwise qualified, educated and taxpayer. Hence, the color people took another decade to be qualified for being a voter. इससे पहले इन्होंने एक जो इश्यूज इनको हुए थे कि ये जो वोटिंग लिस्ट होती थी या जो वोट कास्टिंग होती है उसके अंदर इलेक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद उस चीज़ की इजाज़त मिली थी, लेकिन अगेन इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। जिस तरह वुमेन को वहाँ पर वुमेन राइट्स लेने के लिए एक रेंज ऑफ मूवमेंट्स चलानी पड़ी, जो कि हम जेंडर स्टडीज़ के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। उसके बाद फर्दर मोर फिर इनको किस तरीके से वुमेन्स को राइट्स मिले। तो इसी तरीके से जो ब्लैक्स थे, जो स्लेव्स थे, इनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी फॉर देयर राइट्स। इसके बाद हम जो फर्दर देखेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट्स, और इसके साथ साथ हम देखेंगे ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहें जी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे शेयर करें लोगों के साथ, ताकि आपका भी भला हो और जो देखें फर्दर उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। थैंक यू जनाब, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।